हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियोप्रेप जियोलॉजी यूट्यूब चैनल। सो आज 2020 का पार्ट सी का जो भी बाकी का क्वेश्चन रह गया था 41 ऑनवर्ड्स वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 41। क्या दिया है? द हॉरिजॉन्टल विंड इन द प्लेनेटरी बाउंड्री लेयर इज द रिजल्टेंट ऑफ डेस। ठीक है, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा ये हॉरिजॉन्टल बाउंड्री लेयर होता क्या है। ठीक है, बेसिकली ये हॉरिजॉन्टल बाउंड्री लेयर क्या होता है कि अर्थ के सरफेस से नियर द सरफेस जो भी एटमॉस्फेयर का लेयर होता है अप टू 1 to 3 किलोमीटर हाइट तक, उसे बोला जाता है प्लानिटरी बाउंड्री लेयर। ठीक है, उसको प्लानिटरी बाउंड्री लेयर क्यों बोला जाता है? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे टर्बुलेंस एक्टिविटी होता है, फ्रिक्शन विंड के साथ, अर्थ के सरफेस के साथ विंड का फ्रिक्शन होता है, हीट ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू द एटमॉस्फेयर। हीट ट्रांसफर वहाँ पे होता है, मॉइस्चर का एक्सचेंज होता है। तो ये सारे जो एक्टिविटी इस वाले लेयर में होता है। ठीक है, और उसका नामकरण क्या दिया गया? प्लानिटरी बाउंड्री लेयर। ठीक है, तो जैसे यहाँ क्या पूछ रहा है कि द हॉरिजॉन्टल विंड इन द प्लानिटरी बाउंड्री लेयर इज द रिजल्टेंट ऑफ डेस। प्लानिटरी बाउंड्री लेयर में नियर द सरफेस जो भी हॉरिजॉन्टल विंड फ्लो हो रहा है उसके लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है? एक तो हो गया प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, दूसरा हो गया कोरिलीज फोर्स, तीसरा हो गया फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है? जो विंड विंड का जो स्पीड है उसे कम करता है, धीरे धीरे कम करता है। ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से हॉरिजॉन्टल विंड स्पीड का जो वेलोसिटी है, विंड स्पीड है, वो कम हो जाता है। ठीक है, तो ये तीनों फोर्सेस काम करते हैं इन द हॉरिजॉन्टल प्लैनेटरी बाउंड्री लेयर इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल विंड। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। which one of these moisture variable will increase in the rising air pressure? Mixing ratio, relative humidity, vapor pressure और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ये चारों का डेफिनेशन एक एक करके हम देखेंगे। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एयर पार्शल क्या है। पार्शल ऑफ एक होता है एयर, सिंपल एयर हम बोलते हैं जिसे, और एक होता है एयर पार्शल। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? एयर पार्शल आपको ये याद रखना कि एक इमेजिनरी, आप ऐसे समझो कि जैसे आप बलून में हवा भरते हो। ठीक है, वो जो हवा है वहाँ पे ट्रैप होके रह गया, तो आप एयर पार्सल को ऐसे ही एक बलून में हवा, इमेजिनरी बलून समझ लो जिसके अंदर हवा भरा हुआ है, और जो बैलून के अंदर, एयर पार्सल के अंदर जो एयर का प्रॉपर्टी है, बाहर का प्रॉपर्टी है, वो डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, कहने का मतलब है ये जो एयर पार्सल है वो अपना टेम्परेचर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, वो सराउंडिंग के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, जो टेम्परेचर सराउंडिंग के साथ कोई टेम्परेचर का या कोई भी एनर्जी का एक्सचेंज नहीं करता है, इसे ही बोला जाता है एयर पार्सल। ठीक है, तो एयर पार्सल जब राइज करता है उसे क्या बोलते हैं? एडियाबेटिक राइज ऑफ एयर पार्सल बोला जाता है, क्योंकि एयर वो जो राइज क्यों करता है, डेंसिटी डिक्रीज होता है। डेंसिटी क्यों डिक्रीज होता है? प्रेशर की वजह से, क्योंकि जब हाइट में जाएंगे सराउंडिंग के साथ, पहले तो टेम्परेचर कम होगा, इसलिए डेंसिटी डिफरेंस की वजह से ये ऊपर जाएगा। ऊपर अगर जाएगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, तो डेंसिटी, प्रेशर डिक्रीज होने का कारण डेंसिटी और भी डिक्रीज होगा। तो ऐसे करके वो सराउंडिंग के साथ टेम्परेचर का कोई रिलेशन नहीं दिखाता है। ठीक है, उसे बोला जाता है एडियाबेटिक राइज। तो वो जो एडियाबेटिक राइज ऑफ एयर पार्सल होता है, जैसे कि मैंने बोला, एयर पार्सल का जो प्रॉपर्टी अपना एक खुद का प्रॉपर्टी होता है, कांस्टेंट, मतलब खुद का एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट होता है, स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, खुद का ही अपना प्रॉपर्टी को वो गेन करके रखता है। ठीक है, देन क्वेश्चन में जैसे दिया गया है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉइस्चर वेरिएबल विल इंक्रीजेस इन द राइजिंग एयर प्रेशर। ठीक है, मतलब कौन सा जो पैरामीटर है वो एयर प्रेशर राइज के टाइम इंक्रीज होता है। ठीक है, पहले तो ये सबका डेफिनेशन एक एक करके देख लेते, फिर डिस्कस करते, क्वेश्चन में आते। ठीक है, आप लिख लो जरा, लिखना चाहते हो तो। मिक्सिंग रेशियो का जो फॉर्मूला है वो क्या है? मास ऑफ वाटर वेपर डिवाइडेड बाय मास ऑफ रिमेनिंग ड्राई एयर। और ऐसे भी बोल सकते हो कि मास ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट मास ऑफ ड्राई एयर। ठीक है, मतलब एक एयर पार्सल में, एयर पार्सल अगर हम कंसिडर करेंगे, यहाँ पे मास ऑफ वाटर वेपर कितना है डिवाइडेड मास ऑफ रिमेनिंग ड्राई एयर कितना बचा हुआ है। ठीक है,
उसी हिसाब से या आप ऐसे बोल सकते हो एक 1 यूनिट ड्राई एयर के रेस्पेक्ट में कितना मोस्ट एयर प्रेजेंट है, ठीक है। ये रहा मिक्सिंग रेशियो का फॉर्मूला। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी बेसिकली उसे मॉइस्चर परसेंट भी बोला जाता है, ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मॉइस्चर परसेंटेज भी बोला जाता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय सैचुरेशन वेपर प्रेशर इनटू 100। एक्चुअल वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय सैचुरेशन वेपर प्रेशर इनटू 100। ये हो गया रिलेटिव ह्यूमिडिटी का जो फॉर्मूला, ठीक है। वेपर प्रेशर क्या सिंपली क्या है? जो मॉइस्चर कंटेंट के द्वारा जो भी प्रेशर एग्जर्ट होता है एयर पार्सल में उसे वेपर प्रेशर बोला जाता है, ठीक है। और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या है? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला है मास ऑफ वाटर वेपर डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ एयर पार्सल, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ वाटर वेपर डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ एयर पार्सल, ठीक है। तो इन सब में से जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो चेंज होता रहेगा विथ इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड ऑफ द एयर पार्सल। क्यों? जैसे कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला मॉइस्चर परसेंटेज का फॉर्मूला हमने देखा कि एक्चुअल वेपर प्रेशर बाय सैचुरेशन वेपर प्रेशर, मतलब कितना ज़्यादा सेचुरेशन के कितना पास है उसे ही रिप्रेजेंट कर वो ही रिप्रेजेंट किया जाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी के द्वारा, ठीक है। अगर एयर पार्सल का राइज हो रहा है तो वो क्या कर रहा है? धीरे धीरे कूल डाउन हो रहा है। तो जो एयर पार्सल वो क्या है? धीरे धीरे सेचुरेट हो रहा है, ठीक है। धीरे धीरे सेचुरेट मतलब जो जितना वो ऊपर जाएगा वो धीरे धीरे सेचुरेट होता रहेगा। तो उसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% कहाँ पे हो जाएगा? अगर वो अपना सेचुरेशन वेपर प्रेशर को गेन कर लेगा, ठीक है। तो जितना मान लो ये एक 1 क्यूबिक मीटर क्यूब एक बलून है या एयर पार्सल है। उसका कैपेसिटी कितना है? मान लो कि 100 kg ऑफ मॉइस्चर ये मतलब गेन कर सकता है, ठीक है। उसका कैपेसिटी उतना अगर मॉइस्चर यहाँ पे रहेगा तो ये सेचुरेट हो गया, ठीक है। अभी कितना प्रेजेंट है? 50 है। तो सिंपल सा उसका और 50 होने के लिए कितना कितना परसेंट वो सेचुरेट है? 50%। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहाँ कितना हो जाएगा? इंटू 100 अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 50%। अगर ये 60 होगा तो ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% हो जाएगा, मतलब 40% सेचुरेशन अभी भी बाकी है, ठीक है। तो एयर पार्सल के साथ यही होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी वेरी करता है, पर जो ये मिक्सिंग रेशियो हो गया, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हो गया, वेपर प्रेशर हो गया, ये सब कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। और आप बोल सकते हो कि ये सब इंक्रीज नहीं करते, ठीक है, वेरी नहीं करते, ठीक है। वेपर प्रेशर वेरी कर सकता है, ठीक है। वेपर प्रेशर एयर प्रेशर इंक्रीज होने में वेपर प्रेशर वेरी कर सकता है, पर वो इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। विथ इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड द वेपर प्रेशर ऑफ एन एयर पार्सल इज डिक्रीजेस। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया है? डायबेटिक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कैन हीट और कूल द एयर एट डिफरेंट रेट, दिस प्रोसेस इंक्लूड दिस। पहले तो ये डायबिटिक थर्मोडायनेमिक है क्या ये समझो, ठीक है। एक होता है एडियाबेटिक, एक होता है डायबिटिक। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने एडियाबेटिक कंप्रेशन और एक्सपेंशन, मतलब जो एयर पार्सल का मूवमेंट एडियाबेटिकली होता है उसके बारे में बताया। तो एडियाबेटिक थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि जो एयर पार्सल विथ इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड धीरे धीरे ऊपर जा रहा है उसके सराउंडिंग के साथ वो कोई भी टेम्परेचर का एक्सचेंज नहीं करेगा, ठीक है। देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ टेम्परेचर बिटवीन द सराउंडिंग एंड द एयर पार्सल, उसे बोला जाता है एडियाबेटिक थर्मोडायनेमिक्स। डायबिटिक क्या हो गया? उल्टा हो गया। डायबिटिक प्रोसेस में क्या होगा कि वो सराउंडिंग के साथ टेम्परेचर का एक्सचेंज करेगा, ठीक है। वो जो टेम्परेचर कहाँ कैसा टेम्परेचर होगा? वो रेडिएटिव हीटिंग भी हो सकता है, रेडिएटिव हीटिंग भी हो सकता है सन के रेडिएशन के वजह से, कंडक्शन फ्रॉम द सरफेस भी हो सकता है, टर्बुलेंट मिक्सिंग भी हो सकता है, लैटेंट हीट रिलीज और ऑब्जर्व भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे चारों के चारों ऑप्शन हो जाएगा, डायबिटिक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में ये सब इन्वॉल्व है, ठीक है।
देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया स्टेटमेंट ए में, क्या दिया द ड्यूरेशन ऑफ इंडियन समर मानसून इंक्रीजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक है। स्टेटमेंट बी में क्या दिया द अमाउंट ऑफ इंडियन समर मानसून रेनफॉल इन द नॉर्दर्न प्लेन डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। आपको ये याद रखना है कि जो ड्यूरेशन ऑफ समर मानसून होता है वो ड्यूरेशन मोर और लेस कांस्टेंट रहता है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, क्योंकि ऐसा कुछ मतलब डिफाइन नहीं किया गया कि साउथ में मानसून ज़्यादा दिन तक रहता है, नॉर्थ में कम दिन तक रहता है। ठीक है। वो वेरी करता रहता है। ठीक है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि जो ड्यूरेशन ऑफ इंडियन समर मानसून इंक्रीजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ये गलत हो जाएगा। अगर ये बोला होगा कि जो साउथ इंडिया में जो जैसे मानसून का जो पहला जो बारिश कहाँ पे होता है, केरला में होता है मानसून, वहाँ पे इंडिया को टच करता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो साउथ इंडिया एंड मानसून को पहले एक्सपीरियंस करेगा, देन उसके बाद नॉर्थ इंडिया करेगा, ये बोल सकते हैं। पर जो ड्यूरेशन है वो नॉर्थ इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा वो नहीं हम बोल सकते। ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। देन स्टेटमेंट बी में क्या दिया है द अमाउंट ऑफ इंडियन समर मानसून रेनफॉल इन द नॉर्दर्न प्लेन डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये सही हो गया। ठीक है। क्योंकि हाँ लाइक ये जैसे हमारा इंडिया है, ठीक है, एक मैंने उसका ईस्टर्न साइड बना रहा हूँ। ठीक है। तो ये बे ऑफ बंगाल है। ठीक है। जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है, ठीक है, जो रेनफॉल डिक्रीज होगा फ्रॉम ईस्ट टू ईस्ट, ईस्ट मतलब ईस्टर्न साइड में ज़्यादा रेनफॉल हमें देखने को, क्योंकि समंदर यहाँ पास है तो मॉइस्चर का अवेलेबिलिटी रहेगा। ये मॉइस्चर ज़्यादा दूर ट्रैवल करेगा तो धीरे धीरे अपना जो मॉइस्चर कंटेंट धीरे धीरे खो देगा। तो क्या बारिश करता ऐसे, यहाँ पे बारिश किया, यहाँ पे बारिश किया, यहाँ पे बारिश किया, जो भी मॉइस्चर कंटेंट वो होल्ड करेगा, वो विंड, वो मानसूनल विंड, वो क्या करेगा, वेस्ट तक आते आते धीरे धीरे डिक्रीज होता रहेगा। तो ये वाला स्टेटमेंट सही होगा, द अमाउंट ऑफ इंडियन समर मानसून रेनफॉल इन द नॉर्दर्न प्लेन डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है। देन बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या दिया है इन न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल विथ हाइड्रोस्टैटिक अप्रोक्सीमेशन vertical velocity can be dash। न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल क्या बोलता है कि जो वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो वेरी कर रहा है हाइड्रोस्टैटिक अप्रोक्स। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये हाइड्रोस्टैटिक अप्रोक्सीमेशन होता क्या है। बेसिकली जो हाइड्रोस्टैटिक अप्रोक्सीमेशन होता है वो क्या बोलता है कि वो एज्यूम करता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो हाइड्रोस्टैटिकली बैलेंस है। कहने का मतलब क्या है, जो वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है वो बैलेंस आउट होता है बाय द वेट ऑफ द एयर। ठीक है। एंड दिस अप्रोक्सीमेशन इज वैलिड फॉर लार्ज स्केल एटमॉस्फेरिक फ्लो बट नेग्लेक्टेड द इफेक्ट ऑफ वर्टिकल एक्सेलरेशन। कहने का मतलब है बेसिकली हमारा कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या बोलता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन बोलता है कि स्टेटमेंट क्या देता है कि मास कंजर्वेशन के बारे में। ठीक है। हमने पढ़ा है कि जो कंटिन्यूटी इक्वेशन मास कंजर्वेशन के बारे में स्टेटमेंट देता है। ठीक है। और यहाँ पे जो हाइड्रोस्टैटिक अप्रोक्सीमेशन है सिमिलर ऐसा कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो ये हाइड्रोस्टैटिक अप्रोक्सीमेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल में जब हम हाइड्रोस्टैटिक अप्रोक्सीमेशन की बात करेंगे उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वर्टिकल वेलोसिटी जो है विद द हेल्प ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है। देन क्या है साइक्लोजेनेसिस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज एसोसिएटेड विथ डे। सी साइक्लोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन इज नोन एज साइक्लोजेनेसिस। ठीक है। साइक्लोजेनेसिस कैसे, साइक्लोन कैसे फॉर्म हुआ है, जैसे कि मैंने बोला था कि साइक्लोन फॉर्म होता है ड्यू टू द नियर सरफेस अगर लो प्रेशर है एंड अपर नियर एटमॉस्फेयर नियर सरफेस लो प्रेशर एंड अपर एटमॉस्फेयर हाई प्रेशर है, देन दैट केस ऑफ अपर एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर है, देन इन दैट केस वी फाउंड द साइक्लोनिक एक्टिविटी। ठीक है। तो पहला तो सी लेवल प्रेशर डिक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा तो जाके लो प्रेशर क्रिएट होगा नियर सरफेस में। तो ये वाला सही हो गया। अपवर्ड मोशन इंक्रीजेस, अगर क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा तो वो जो मतलब वहां पे जो एयर होगा वो हीट अप होकर ऊपर जाएगा, हाई प्रेशर की तरफ जाएगा।
देन आता है रिलेटिव वोटिसिटी इंक्रीजेस। ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये जो रिलेटिव वोटिसिटी वो कैसे इंक्रीज होगा, ठीक है। वो इंक्रीज होना चाहिए फॉर द क्रिएशन ऑफ द साइक्लोन। वो क्यों होता है? जब लो प्रेशर होता है वो क्या करता है कि जो ऊन का स्ट्रेचिंग करता है, ऊन का क्या करता है, मतलब जो वॉल्यूम बढ़ा देता है। लाइक वॉल्यूम कहने का मतलब, अगर ये मतलब एक रीजन में लो प्रेशर क्रिएट हुआ है, तो जो वो क्या करता है कि जो साइक्लो जो कोरियोलिस इफेक्ट या साइक्लो टर्निंग इफेक्ट दिखाता है, इतना तक हो जाता है, ठीक है। वो क्यों होता है? वो स्ट्रेचिंग क्यों होता है? ड्यू टू द कन्वर्जेंस, ठीक है। कन्वर्जेंस के लिए स्ट्रेचिंग होता है। और एंड एंगुलर मोमेंटम में आपने पढ़ा होगा, एक रील्स भी आपने देखा होगा कि एक ऐसे मतलब ये चक्री टाइप सा है, ये नीचे ऐसे लगा हुआ है, ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है। और इसके ऊपर एक इंसान ऐसे खड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसे इंसान खड़ा हुआ है, वो क्या करता है कि अपने दोनों हाथ को शरीर के पास रखता है, ये धीरे धीरे घूमता है। अगर ये अपना हाथ को ऐसे फ्लैट करता है तो ये जल्दी जल्दी घूमने लगता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जो स्ट्रेचिंग, वो अगर अपना सरफेस एरिया बढ़ा देगा तो क्या करेगा, ये एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए ये जो चक्री है वो जोर जोर से घूमेगा, ठीक है। सेम टू सेम केस यहीं पे ही होता है, ठीक है। एक तो होता है स्ट्रेचिंग के वजह से, दूसरा हो गया टिल्टिंग के वजह से, तीसरा हो गया कन्वर्जेंस के वजह से। ये तीनों के वजह से क्या होता है कि रिलेटिव वोटिसिटी इंक्रीज होता है, इंक्रीज होना पड़ता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा बहुत मतलब तीनों ही आंसर हो जाएगा जो कि साइक्लोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। देन बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? डेस रेफर टू द हॉरिजॉन्टल ट्रांसपोर्ट ऑफ एयर व्हाइल डेस इज वर्टिकल ट्रांसपोर्ट एयर। सिंपल सा क्वेश्चन है। हॉरिजॉन्टल ट्रांसपोर्ट जिस जो जहाँ पे होता है उसे एडवेक्शन बोला जाता है, एंड वर्टिकल ट्रांसपोर्ट जहाँ पे होता है उसे कन्वेक्शन बोला जाता है, ठीक है। आपको आशा करता हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। देन क्या है? द केमिकल साइकिल्स दैट correspond to the catalytic destruction of the stratospheric ozone are days। क्या बोला कि इनमें से कौन सा जो है कैटालिटिक डिस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन जो डिस्ट्रक्शन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। बेसिकली ये जो सल्फर वाला साइकिल को छोड़ के बाकी तीनों जो रिएक्शन है वो क्या करते हैं? रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैटालिटिक डिस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन। इन तीनों का एक अलग अलग एक्सप्लेनेशन हो सकता है, ये थोड़ा बहुत आप देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये वाला साइकिल की वजह से, मतलब कहने का मतलब सी एल, ये क्लोरीन एंड सी एल ओ साइकिल की वजह से इसका एक रिएक्शन ऐसे बनता है, दो तीन रिएक्शन है उसका। ये नाइट्रोजन वाला में भी कुछ रिएक्शन है, उस रिएक्शन के वजह से क्या होता है कि ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन का डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, उसे बोला जाता है क्या? कैटालिटिक डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि कैटालिटिक डिस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन के साथ कौन कौन सा एसोसिएट, कौन कौन सा रिएक्शन एसोसिएटेड है, देन ये ClClO वाला रिएक्शन, NO NO2 वाला एंड OH H2 वाला रिएक्शन एसोसिएटेड है, एंड ये SO2 SO3 वाला साइकिल एसोसिएटेड नहीं है, ठीक है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया? व्हाट विल बी द वर्चुअल टेम्परेचर ऑफ एन अनसैचुरेटेड एयर विथ टेम्परेचर ऑफ 35 डिग्री सेल्सियस एंड मिक्सिंग रेशियो ऑफ 30 ग्राम वाटर पर केजी ऑफ ड्राई एयर, ठीक है। ये वर्चुअल टेम्परेचर का फॉर्मूला मैंने बताया था पहले भी, ये पहले आप एक और बार लिख लीजिए, ठीक है। वर्चुअल टेम्परेचर इक्वल टू क्या है? एक्चुअल टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है, इनटू 1 प्लस 0.61 इंटू मिक्सिंग रेशियो डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ये फॉर्मूला में पुट करेंगे, जो जो डाटा दिया है, एक्चुअल टेम्परेचर कितना दिया है 35 डिग्री सेल्सियस दिया है, उससे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, 35 प्लस 273 ऐड करके, ठीक है। देन इसको यहाँ पे पुट करेंगे, मिक्सिंग रेशियो यहाँ पे 30 ग्राम पर वाटर दिया है, ठीक है। इसको यहाँ पे पुट करेंगे, देन जो भी आंसर आएगा, वी टी वर्चुअल टेम्परेचर
उसमें से 273 माइनस कर देंगे, जो कि आंसर लगभग लगभग आएगा 40.6 डिग्री सेल्सियस। ये आप खुद से कैलकुलेट करके देख लीजिए, ठीक है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द ट्रॉपिकल स्टेलिजेट ऑफ आवर इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है। इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिवर्स्ड मेरिडियनल टेम्परेचर ग्रेडियंट, ये सही है। इट इज लोकेटेड ओवर पेनिनसुलर इंडिया, ये सही है। द नॉर्थ ईस्ट मानसून और रेनफॉल इंक्रीजेस विद द इंटेंसिफिकेशन ऑफ द जेट स्ट्रीम, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। देन कहते हैं इट इज फाउंड इन अल्टीट्यूड ऑफ 14 टू 16 किलोमीटर, ठीक है, ये भी सही है। ये ए बी डी जो स्टेटमेंट है ये ट्रॉपिकल स्टेलिजेट के लिए सही है, पर जो सी स्टेटमेंट है ये गलत है। क्यों गलत है, आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि ये जो ट्रॉपिकल स्टेलिजेट है वो रिस्पॉन्सिबल है साउथ वेस्ट मानसून के लिए, नॉट द नॉर्थ ईस्ट मानसून। नॉर्थ ईस्ट मानसून मतलब विंटर मानसून का बात कर रहा है, ठीक है। विंटर मानसून में जेट स्ट्रीम का कोई रोल नहीं है, पर इन केस ऑफ द समर मानसून, साउथ वेस्ट मानसून क्या करता है, ट्रॉपिकल स्टेलिजेट इंटेंसिफाई कराता है। अगर इंटेंसिफाई होता है तो जो मानसूनल रेनफॉल वो भी इंटेंसिफाई होता है, ठीक है। देन क्या दिया है, if a column of sea water moves from high latitude to low latitude, then the relative vorticity of the water column will be dash। सिंपल सा क्वेश्चन इंक्रीजेस, ठीक है। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये हमारा कौन सा है, ये इक्वेटर लो लैटिट्यूड है और ये जो पोल है ये हाई लैटिट्यूड है, ठीक है। अगर हम लो लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड तक जाएंगे, यहाँ पे क्या होगा, जो प्लानिटरी वोर्टिसिटी वो इंक्रीज होगा एंड रिलेटिव वोर्टिसिटी डिक्रीज होगा, ठीक है। एंड अगर हम हाई लैटिट्यूड से लो लैटिट्यूड आएंगे, प्लानिटरी वोर्टिसिटी डिक्रीज होगा एंड रिलेटिव वोर्टिसिटी इंक्रीज होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो अगर हम यहाँ पे जैसे जाएंगे हाई लैटिट्यूड टू लो लैटिट्यूड तक आ रहे हैं, तो रिलेटिव वोर्टिसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। बेसिकली ये जो प्लानिटरी वोर्टिसिटी है ये लगभग मतलब कोरिलेस इफेक्ट का ही, कोरिलेस फोर्स का एक पैरामीटर है, मतलब सिमिलर सा पैरामीटर है। कोरिलेस फोर्स, कोरिलेस इफेक्ट ज़्यादा होगा तो प्लानिटरी वोर्टिसिटी ज़्यादा होगा, कोरिलेस फोर्स कम होगा तो प्लानिटरी वोर्टिसिटी कम होगा। और प्लानिटरी वोर्टिसिटी एंड रिलेटिव वोर्टिसिटी कांस्टेंट रहते हैं एट ए पर्टिकुलर, क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर लैटिट्यूड। तो प्लानिटरी वोर्टिसिटी को कंज्यूम करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए रिलेटिव वोर्टिसिटी चेंज होता रहता है, ठीक है। अगर ये बढ़ेगा ये तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ठीक है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है, which direction of the meridional wind stress would causes coastal upwelling at the west coast of India and west coast of Australia, ठीक है। पहले तो मान लो ये इंडिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, बीच में ये इक्वेटर है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। माफ करना ये इमेज के लिए, ठीक है। मैं आपको लेट सपोज मान लेता हूँ ये मतलब इंडिया है, बाकी मतलब ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। क्या बोला कि वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया का वेस्ट कोस्ट ये वाला है, ऑस्ट्रेलिया का वेस्ट कोस्ट ये वाला है, ठीक है। देन क्या करता है कि वो बोला कि कहाँ पे ओपोलिंग होगा, ठीक है। ओपोलिंग कैसे होता है, पहले ये इमेज में आप थोड़ा देख लीजिए, ठीक है। ओपोलिंग कैसे होता है, लाइक अगर विंड का डायरेक्शन ऐसे होगा, ठीक है, विंड का डायरेक्शन ऐसे था और ये मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का बात कर रहा हूँ, दोनों ओपोलिंग डाउनवोलिंग, ठीक है। कोरियलिस फोर्स की वजह से ये कैसे ऐसे टर्न आउट हो गया, तो जो ओशन में जो वाटर का डायरेक्शन आप देख सकते हो ऐसे राइट तक घूम गया, ठीक है। विंड डायरेक्शन से राइट घूम गया, ठीक है। तो अगर वाटर का फ्लो मतलब अवे फ्रॉम द कोस्ट हो रहा है, तो ये जो कोस्टल रीजन में यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट होगा, तो ये वैक्यूम तो नहीं रह सकता, तो यहाँ पे जो वाटर का स्कैरिसिटी दिखाएगा उसको फिलअप करने के लिए नीचे से वाटर ऊपर आएगा, उसे बोला जाता है कोस्टल ओपवेलिंग, ठीक है। बिल्कुल ऑपोजिट सा क्वेश्चन मतलब सिचुएशन हो जाएगा जब मतलब इस डायरेक्शन में मतलब विंड का फ्लो होगा, देन वाटर क्या करेगा, राइट साइड टर्न करेगा टुवर्ड्स द, जब टुवर्ड्स द कोस्ट अगर मतलब विंड मतलब वाटर का फ्लो हो रहा है वो क्या करेगा, डाउन रोलिंग दिखाएगा, ठीक है। तो सेम टू सेम यहाँ पे अगर देखेंगे हम,
ये इक्वेटर है, ठीक है, ये इंडिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये इसका मतलब वेस्ट कोस्ट है इंडिया का, ये ऑस्ट्रेलिया का वेस्ट कोस्ट है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि ये मतलब आंसर में से हम देख लेते हैं, साउथवर्ड मूव कर रहे हैं, ठीक है, साउथवर्ड, अगर साउथवर्ड मूवमेंट हो रहा है वेस्ट इंडियन कोस्टल करंट का, ठीक है, साउथवर्ड मतलब ये इक्वेटर है, ऐसे साउथवर्ड मूवमेंट हो रहा है, कोरिलेस फोर्स कहाँ टर्न करेगा, ऐसे टर्न करेगा, ठीक है। तो ये कोस्टल से दूर जा रहा है वाटर, तो यहाँ पे क्या होगा, अपवेलिंग होगा। देन नॉर्थवर्ड एट वेस्ट ऑस्ट्रेलियन कोस्टल करंट, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में ये नॉर्थवर्ड जा रहा है, और ये एज पर द कोरिलेस इफेक्ट, अगर ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है ऑस्ट्रेलिया, तो जो कोरिलेस इफेक्ट की वजह से वो वाटर को किस कहाँ तक मतलब डिफ्लेक्ट करेगा, लेफ्ट तक डिफ्लेक्ट करेगा ऐसे। तो यहाँ पे भी वेस्ट कोस्ट से दूर होता हुआ दिख रहा है वाटर, तो यहाँ पे भी ओपवेलिंग होगा, ठीक है। तो आपको ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना है, ओपवेलिंग और डाउनवेलिंग इन केस ऑफ कोस्टल वाटर में ओपवेलिंग डाउनवेलिंग कैसा होता है, ठीक है। ऐसा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया है, स्टेटमेंट ए में क्या दिया है, एकमन पंपिंग वेलोसिटी इन द ओशन इज प्रोपोर्शनल टू द क्रॉल ऑफ द विंड स्ट्रेस, ठीक है। जो ये एकमन पंपिंग वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, वो थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। बेसिकली एकमन ट्रांसफर में होता क्या है, एक सेकंड में देख लेता हूँ इमेज, हाँ इमेज ऐड क्या है, ठीक है। एकमैन ट्रांसफर क्या होता है, बेसिकली ये विंड का डायरेक्शन है, ठीक है। विंड के वजह से, विंड फ्रिक्शन के वजह से नियर सरफेस जो वाटर है वो भी मूव करेगा विंड के डायरेक्शन में, पर कोरिलेस फोर्स क्या करेगा, उसे डिफ्लेक्ट कर देगा ऐसे। तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो ये वाला वाटर लेयर फ्रिक्शन की वजह से सेकेंड वाटर लेयर को मूव कराएगा, और सेकंड वाटर लेयर और थोड़ा कर्व हो जाएगा, थर्ड वाटर लेयर और थोड़ा कर्व हो जाएगा, फोर्थ वाटर लेयर, ऐसे कर्व होता जाएंगे, ठीक है। एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि जो विंड का डायरेक्शन जहाँ जिस तरफ है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन वाटर का फ्लो हो रहा है, ठीक है। वहां पे क्या होगा, वो बैलेंस आउट हो जाएगा, एंड जो नेट एकमन ट्रांसपोर्ट होगा वो ऐसे टाइप का होगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप एरो मार्क से पता लगा सकते हैं कि एवरी, अगर जैसे हम डेप्थ बढ़ाते जाएंगे वेलोसिटी डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि इसका एनर्जी यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, इसका एनर्जी यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, तो एनर्जी धीरे धीरे कम होता जाएगा, एनर्जी के वजह से वेलोसिटी भी कम होता जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे क्या दिया है, एकमन पंपिंग वेलोसिटी इन द ओशन इज प्रोपोर्शनल टू द क्रॉल ऑफ द विंड स्ट्रेस, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर एकमन पंपिंग वेलोसिटी कम होगा तो ये जो क्रॉल का वेलोसिटी वो कम होगा, ये अगर ज़्यादा होगा तो ये क्रॉलिंग वाला जो लेयर का जो वेलोसिटी वो ज़्यादा होगा, तो ये दोनों प्रोपोर्शनल है। स्टेटमेंट बी में कह दिया, लो सैलिनिटी वाटर फ्रॉम रिवर रन ऑफ एंड प्रेसिपिटेशन रिड्यूसेस मिक्स्ड लेयर डेप्थ। ये भी सही है, लो सैलिनिटी वाटर रिवर से जब रन ऑफ होके या प्रेसिपिटेशन के कारण मिक्स्ड रिवर रन ऑफ के कारण क्या करता है, ओशन में जब मिलते हैं वो क्या करता है, प्रेसिपिट रिड्यूसेस द मिक्स्ड लेयर डेप्थ, ठीक है। जो मिक्स्ड लेयर का डेप्थ है वो रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। मतलब डेंसिटी डिफरेंस जो है वो उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है। तो बोथ द स्टेटमेंट है ट्रू, बट दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक। ये एकमन वाला कॉन्सेप्ट है, ये रन ऑफ और सैलिनिटी वाला कॉन्सेप्ट है, इन दोनों स्टेटमेंट के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ठीक है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया है, match the type of flow circulation in the column 1 and their most relevant oceanic pressure condition in the column 2, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बारोट्रोपिक फ्लो, बारोक्लिनिक फ्लो, जियोस्ट्रोपिक फ्लो, थर्मोहाइलेंट फ्लो, सर्कुलेशन, ये सब दिया है, ठीक है। बारोट्रोपिक फ्लो बेसिकली क्या होता है, जो कि मतलब डिपेंड्स ओनली ऑन डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, डिपेंड्स ओनली ऑन प्रेशर नॉट ऑन टेम्परेचर। बारोक्लिनिक में क्या होता है कि डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, फ्लूइड यहाँ पे आप एयर मतलब जो एयर पार्सल है या एयर का जो मूवमेंट है, एयर भी एक टाइप का एक फ्लूइड है, ठीक है। वाटर भी एक टाइप का, जो ओशन का करंट है ये भी एक टाइप का फ्लूइड है, ठीक है। तो जो फ्लूइड का जो बायोक्लिनिक में क्या होता है कि जो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड होता है वो डिपेंड करता है बोथ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ दैट फ्लूइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो
डेंसिटी क्या होता है, बायोट्रॉपिक में क्या होता है, डेंसिटी एंड प्रेशर का जो लाइन है वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है कि वो डेप्थ डेप्थ के हिसाब से इंडिपेंडेंट रहता है, इंडिपेंडेंट ऑफ डेप्थ इन द ओशन, ठीक है। क्योंकि डेंसिटी एंड प्रेशर का अगर लाइन पैरेलल होगा तो उसे फर्क नहीं पड़ेगा, वो डेंसिटी के प्रेशर जैसा प्रेशर होगा वैसा ही डेंसिटी होगा। अगर प्रेशर कम होगा तो डेंसिटी कम होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगा। तो वो डेप्थ के हिसाब से डेप्थ के रेस्पेक्ट में इंडिपेंडेंट है। बायोक्लिनिक एटमॉस्फेयर क्या बोलता है कि जो सरफेस ऑफ द कांस्टेंट डेंसिटी एंड कांस्टेंट प्रेशर इंटरसेक्ट एट एन एंगल, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि मैंने इमेज ऐड करना भूल गया है, एक सेकंड, हाँ नहीं किया हूँ, ठीक है। आप गूगल में जाकर देख सकते हो कि बायोक्लिनिक फ्लो का जो मतलब जो डायग्राम है वो कैसा दिखाता है कि वहाँ पे क्या होता है कि जो कांस्टेंट डेंसिटी वाला सरफेस है एंड कांस्टेंट प्रेशर वाला सरफेस है वो एक दूसरे को एक पॉइंट पॉइंट से कट करते हैं, ठीक है। उसे बोला जाता है बायोक्लिनिक फ्लो। देन जियोस्ट्रोपिक फ्लो का मतलब क्या है, जियोस्ट्रोपिक मतलब बैलेंस बिटवीन प्रेशर ग्रेडिएंट फोर्स एंड कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। देन थर्मोहाइलेन सर्कुलेशन क्या है, थर्मोहाइलेन सर्कुलेशन बेसिकली डीप ओशन सर्कुलेशन को मतलब दर्शाता है। डीप ओशन सर्कुलेशन, डीप ओशन जो हमारा ग्लोबल ओशन सर्कुलेशन बोला जाता है वो कैसे फॉर्म होता है, ड्यू टू द श्रिंकिंग मोशन ऑफ द वाटर एट सिलेक्टेड हाई लैटिट्यूड लोकेशन। मतलब हाई लैटिट्यूड में वो श्रिंक होता है और थ्रू आउट द ग्लोब अंडर द सी मूव होता रहता है, उसे डीप ओशन सर्कुलेशन बोला जाता है, ठीक है। और थर्मोहाइलेन सर्कुलेशन भी बोला जाता है, एक ही नाम है। मतलब थर्मोहाइलेन सर्कुलेशन जो है, डीप वाटर सर्कुलेशन वही है, डेंसिटी ड्रिवन सर्कुलेशन वही है, ये सब उसका एक एक नाम है, ठीक है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दे व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन ओशन सरफेस एकमन लेयर डेप्थ सरफेस विंड स्पीड एंड लैटिट्यूड, ठीक है। पहले तो ये डेप्थ और स्पीड, विंड स्पीड के बारे में रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि जितना ज़्यादा विंड स्पीड है उतना ज़्यादा डेप्थ है। कहने का मतलब जैसे ये वाले यहाँ पे मैंने देखा था कि अगर ये यहाँ पे मतलब पहला जो विंड फ्लो हो रहा था वो अपना 10% एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, ये वाला लेयर 10% एनर्जी अपना 10% ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। ये वाला अपना 10%, तो एनर्जी धीरे धीरे डिफिशिएंट होता जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पे ये बैलेंस आउट हो जाएगा वो डेप्थ हो जाएगा एकमान डेप्थ, यहाँ तक हो जाएगा। अगर ये विंड स्पीड ज़्यादा है तो ये डेप्थ भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये क्रॉलिंग डायरेक्शन ऐसे बढ़ता बढ़ता जाएगा। ये एरर थोड़ा और बड़ा होगा, ये एरर थोड़ा और बड़ा होगा, ठीक है। ऐसा करते करते बैलेंस आउट होने के लिए और थोड़ा डेप्थ लगेगा, ठीक है। सो मोर इज द विंड स्पीड मोर इज द इक्वल डेप्थ, ये आपको याद रखना है इस क्वेश्चन में। जैसे मोर इज द विंड स्पीड मोर इज द इक्वल डेप्थ किस किस ऑप्शन में है, ये वाले में, ये वाले में, ये तो ये वाला गलत हो गया, ठीक है। देन देखते हैं लैटिट्यूड के बेसिस में, ठीक है। लैटिट्यूड में क्या कहता है कि अम, अगर अगर हम लो लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड जाएंगे, ठीक है, लो लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड तक जाएंगे तो कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट बढ़ेगा। कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट बढ़ेगा मतलब वो जल्दी से टर्न हो जाएगा, हायर लैटिट्यूड में जल्दी से टर्न हो जाएगा। अगर जल्दी से टर्न हो जाएगा ये लेयर, अगर जल्दी से टर्न हो जाएगा तो क्या करेगा, वो ज़्यादा डेप्थ तक नहीं जा पाएगा, कम डेप्थ में ही बैलेंस आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कहीं यहीं कहीं पे रह जाएगा, ठीक है। तो इसलिए लैटिट्यूड के साथ जो एकमन डेप्थ का जो रिलेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इसलिए ये वाला आंसर हो जाएगा। जो हमारा एकमन डेप्थ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस विंड स्पीड एंड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लैटिट्यूड, ठीक है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दे है सिलिशियस सेडिमेंट्स आर एबंडेंट ऑन द डीप ओशन फ्लोर एट हाई लैटिट्यूड, ये सही है। सिलिशियस सेडिमेंट डीप ओशन में एबंडेंट होते हैं इन केस ऑफ हाई लैटिट्यूड, इन केस ऑफ लो लैटिट्यूड एज वेल, ठीक है। क्योंकि जो सिलिशियस सेडिमेंट्स क्या होता है वो एसिडिक एनवायरनमेंट प्रेफर करता है, बिलो सीसीडी रहते हैं। तो ओशन जो डीप वाटर में हमें डीप ओशन में सिलिशियस सेडिमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। देन क्या है, रेडियोलैरियन आर मोर एबंडेंट इन हाई लैटिट्यूड, ये भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। क्योंकि जो रेडियोलैरियन है वो सिलिशियस ऑर्गेनिज्म है, ठीक है।
वो हाई लेटीट्यूड में अबंडेंट देखते हैं, क्योंकि क्योंकि वो उन्हें क्या चाहिए, कोल्ड वाटर चाहिए। जैसे कि वैसे तो इसका आंसर है स्टेटमेंट ए इज टू बी इज अनट्रू, बट जैसे कि मैंने पहले वो बताया था कि सीएसआर नेट में क्या होता है कि कभी कभी जो ऑफिशियल आंसर की में भी गलत दिया होता है, ठीक है। ये मैंने एक रेफरेंस लिया है ट्रूजिलो बुक से। यहाँ पे जैसे देख सकते हो कि सिलिशियस और ओज में जो रेडियोलैरियन है, ये एक प्रोटोजोन है, ठीक है। ये कहाँ देखने को मिलता है, हाई लेटीट्यूड रीजन्स में देखने को मिलते हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे क्या है, कोल्ड वाटर है, ठीक है। तो वो कोल्ड वाटर में एग्जिस्ट करते हैं, तो इसलिए स्टेटमेंट बी भी यहाँ पे सही हो गया। पर ऑप्शन ए दिया है ऑफिशियल आंसर की में, इसलिए ऑफिशियल आंसर की मैंने यहाँ ऐड कर दिया है। और बाकी आप खुद से अपने आप थोड़ा देख लीजिए, ठीक है। बट बोथ द स्टेटमेंट आर सही, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। और यहाँ पे मैंने रेफरेंस भी दे दिया है, आप जाके ट्रूजिलो बुक से चेक कर सकते हो। ओशन सेडिमेंट वाला चैप्टर जाके वहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। क्या दिया है कि जो प्राइमरी प्रोडक्शन ऑकर अप टू 125 मीटर इन द ओपन ओशन। सेकंड क्या दिया, लाइट ऑब्जर्वेशन डिपेंड्स अपॉन, एक सेकंड, हाँ सेकंड क्या है, लाइट ऑब्जर्वेशन डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज सस्पेंडेड मटेरियल डिजोल्व ऑर्गेनिज्म फाइटोप्लैंक्टन, ये तो सही है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इन द अरेबियन सी इज प्राइमरली लिमिटेड बाय फॉस्फेट, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। जो कोस्टल ओशन में क्या होता है कि फॉस्फेट का लिमिटेशन नहीं दिखाता है, ठीक है, वहां पे नाइट्रोजन का लिमिटेशन दिखाता है, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट अपने आप में इनकरेक्ट हो गया। जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इन द अरेबियन सी इज नॉट प्राइमरली लिमिटेड बाय द फॉस्फेट, ये लिमिटेड होता है नाइट्रोजन की वजह से, ठीक है, नाइट्रेट की वजह से, ठीक है। ये आपको याद रखना है। देन फोर्थ वाला क्या है, ओपोलिंग मेक्स द अरेबियन सी वन ऑफ द हायर प्रोडक्टिव रीजन, ये भी सही है। जो ओपोलिंग होता है अरेबियन सी में, वो क्या करता है, ओपोलिंग की वजह से न्यूट्रन कंटेंट ऊपर रहता है, तो इसलिए वो एक फिशिंग ग्राउंड बन जाता है, ठीक है, हाईली प्रोडक्टिव रीजन बन जाता है, ठीक है। तो ये ए बी और डी वाला ऑप्शन सही है और सी वाला गलत है। देन क्या दे है, आइडेंटिफाई द पैरामीटर ए बी सी इन द सिमेटिक डेप्थ प्रोफाइल इन ए ट्रॉपिकल ओशन बेसिन, ठीक है। बेसिकली ये ए वाला जैसे आप देख सकते हो कि पहले इंक्रीज हो रहा है विथ इंक्रीज इन डेप्थ, देन डिक्रीज हो गया, ठीक है। ये ऑक्सीजन मिनिमम जोन को दर्शाएगा, ठीक है। बेसिकली ये ए वाला जो है ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। बी वाला जो है लेड है, जो लेड एक ट्रेस एलिमेंट है जो डेप्थ के हिसाब से धीरे धीरे घटता जाएगा, ठीक है। देन जो सी है वो क्या है, वो न्यूट्रिएंट कंटेंट है, आयरन एक न्यूट्रिएंट कंटेंट है। और जो न्यूट्रिएंट का अमाउंट है वो सरफेस ओशन से डीप ओशन में ज़्यादा होता है। तो जो आयरन का अमाउंट है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा विथ इंक्रीजिंग इन डेप्थ ऑफ ओशन, ठीक है, इंक्रीज इन द डेप्थ ऑफ ओशन, ठीक है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया है, सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें मैच करना है कि किसका साइज कितना है। पहले तो आपको अगर इसका साइज एग्जैक्ट साइज पता नहीं है तो आपको आप क्या कर सकते हो, लाइक जैसे कि आपको बेसिकली ये तो पता होना चाहिए कि जो वायरस है उसका साइज सबसे छोटा होता है। आपने पढ़ा होगा, बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा, जो वायरस है वो क्या है सबसे, वो हम पढ़ते हैं ना, वो किसमें उसका मेजर किया जाता है, नैनोमीटर में। या जैसे हम बाकी के बैक्टीरिया वगैरह को माइक्रोमीटर में भी मतलब मेजर कर लेते हैं, पर वायरस को हम नानोमीटर में मेजर करते हैं, क्योंकि वो जो उसका जो साइज सबसे छोटा है। तो इनमें से सबसे छोटा वाला साइज कौन सा रेंज है, ये वाला सबसे छोटा है। तो ये वायरस वायरस में वायरस का साइज है ये वाला। तो बी जी कहाँ पे है, ए और सी में बी जी है, ठीक है। देन फाइटोप्लैंक्टन एंड जू प्लैंक्टन, और जू प्लैंक्टन मतलब जो एनिमल्स होता है उनका साइज सबसे बड़ा है, ठीक है। सबसे बड़ा है मतलब उसका साइज कितना सबसे बड़ा कहाँ पे है, यहाँ पे ये वाला है, 10⁻⁻5 टू 10⁻⁻2, ये सबसे बड़ा है, ठीक है। मतलब जू प्लैंक्टन सबसे बड़ा है, वायरस सबसे छोटा है। जू प्लैंक्टन के बाद छोटा है फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन के बाद बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के बाद वायरस, ठीक है। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, ठीक है। देन क्या है, व्हाट इज द इनकरेक्ट प्रेफरेंस ऑर्डर
फास्ट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑफ मेराइन हेट्रोट्रोप। ठीक है, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्या। ठीक है, बेसिकली ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उन्हें ऑक्सीडेंट्स भी बोला जाता है। ठीक है, वो क्या करते हैं, these have these have the ability to oxidize other substances। कहने का मतलब ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो अदर सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करते हैं। ऑक्सीडाइज करने का मतलब क्या है, ये सब्सटेंस के साथ वो कैपेसिटी है जो कि अनदर सब्सटेंस में एक इलेक्ट्रॉन लूज करवा सकते हैं। ठीक है, मतलब करवा सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो भी एजेंट और जो भी कंपाउंड्स और जो भी आप बोल सकते हो लिगेंड्स क्या करते हैं, दूसरे एलिमेंट के दूसरे कंपाउंड्स के एक इलेक्ट्रॉन को लूज करवाते हैं, उन्हें बोला जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट्स। ठीक है, दीज आर बेसिकली केमिकल प्रोसेसेस वेयर सब्सटेंसेस लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन यूज होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के हिसाब से, देन सल्फेट, देन नाइट्रेट, देन सल्फेट। ठीक है, ऑक्सीजन के बाद नाइट्रेट सेकंड हाईएस्ट है, नाइट्रेट के बाद सल्फेट है। ठीक है, ये तीनों ही जो एजेंट है, जो ऑक्सीडेंट्स है, तीनों ही ऑक्सीडेंट्स है। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए दूसरे सब्सटेंसेस का, देन नाइट्रोजन को यूज़ किया जाता है, देन सल्फेट को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये रहा उनका सीक्वेंस। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर द मोलिब्डेनम इन द ओशन। मोलिब्डेनम ओशन में क्या होता है, ट्रेस एलिमेंट होता है। ठीक है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन नैनोमीटर में होता है, ये सही है। देन मोलिब्डेनम एग्जिस्ट मेनली इन द dissolved form and has a conservative distribution, though it is a micronutrient in the ocean, ये भी सही है। Dissolved molybdenum exists as the molybdate anion in the sea water, ये भी सही है। तो बाकी का बाकी रहा, ये जो रेसिडेंस टाइम ऑफ मोलिब्डेनम इज लेस देन 1000 ईयर, ये गलत हो जाएगा। मोलिब्डेनम का रेसिडेंस टाइम इज हायर देन 1000 ईयर्स। ठीक है, देन क्या दिया यहाँ पे, सिंपल सा ये मैच करवाना है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है। सेम टू सेम क्वेश्चन में पहले 2-3 बार डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सनलाइट जो है, सनलाइट किस महीने में सबसे ज़्यादा होता है, सबसे कम कहाँ पे होता है। देखो जनवरी से लेकर दिसंबर, तो ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला जो है, ये सनलाइट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, क्योंकि सनलाइट कहाँ पे किस महीने में जब ज़्यादा होता है, मई जून से स्टार्ट हो जाता है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ये वाले रीजन में सनलाइट ज़्यादा होता है। दिसंबर से जनवरी तक, फरवरी तक, इसमें क्या होता है कि सनलाइट कम अमाउंट में मिलता है। ये अक्टूबर नवंबर से शुरू हो गया, अक्टूबर नवंबर से फरवरी तक सनलाइट कम मिलता है, तो ये ए वाला हो गया सनलाइट, सनलाइट ए, ये दोनों में है। तो बी और डी में से कोई एक आंसर होगा। ठीक है, देन हम देखते हैं कि जो ब्लूम होता है, फाइटोप्लैंक्टन बूम होता है, वो एक होता है स्प्रिंग बूम, एक होता है फॉल बूम। ठीक है, स्प्रिंग बूम, जो ये स्प्रिंग बूम है और ये फॉल बूम है, तो ये बी वाला हो गया क्या, फाइटोप्लैंक्टन, ये बी वाला फाइटोप्लैंक्टन हो गया। ठीक है, एंड सी, जो फाइटोप्लैंक्टन के बाद कौन सा जू प्लैंक्टन बूम होता है, मतलब फाइटोप्लैंक्टन के नियर, मतलब बूम बूम होने के कुछ देर बाद फाइटोप्लैंक्टन जू प्लैंक्टन ग्रो करते हैं। तो यहाँ पे डी जो हो गया जू प्लैंक्टन हो गया, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो सी वाला क्या है, न्यूट्रन कंटेंट है। ठीक है, मतलब जिस टाइम सनलाइट कम होता है वहां पे न्यूट्रन कंटेंट ज्यादा होता है, पर क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि आइसोथर्मल ओशन क्रिएट होता है। ठीक है, सनलाइट के वजह से सनलाइट के वजह से जो थर्मो थर्मोक्लाइन क्रिएट होता है, उसके वजह से डीप ओशन और सरफेस ओशन के बीच में एक मतलब एक बैरियर बन जाता है, इसलिए जो वाटर के एक्सचेंज नहीं होता है। पर सनलाइट के एब्सेंस में क्या होता है कि जो डेंसिटी डिफरेंसेस उतना नहीं होता सरफेस ओशन एंड डीप ओशन में, तब क्या होता है कि आइसोथर्मल सिचुएशन क्रिएट होता है। आइसोथर्मल सिचुएशन मतलब नीचे वाला वाटर, न्यूट्रिएंट रिच वाटर ऊपर रहेगा, ऊपर वाला वाटर नीचे जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि
जो न्यूट्रिएंट का अवेलेबिलिटी रहता है, पर सनलाइट का एब्सेंस के कारण वहाँ पे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी नहीं होता है, ठीक है। इसलिए ये जो ट्रांजिशन जोन में मतलब सनलाइट धीरे धीरे बढ़ रहा है, न्यूट्रिएंट कंटेंट भी सफिशिएंट अमाउंट में है, तो उसी ट्रांजिशन रीजन में मतलब स्प्रिंग वाले ट्रांजिशन और फॉल वाले ट्रांजिशन में क्या होता है, हमें प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन ज़्यादा अमाउंट में देखने को मिलता है, ठीक है। और फाइटोप्लैंक्टन अगर ज़्यादा ग्रो कर गया तो उसके हिसाब से जू प्लैंक्टन भी ग्रो करेगा, ठीक है। ये वाला डायग्राम आपको ट्रूजिलो बुक में मिल जाएगा, आप थोड़ा वहां से देख लीजिएगा। फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आता रहता है ये सेम टू सेम डायग्राम में, ठीक है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दे ये स्पेलिंग थोड़ा आप देख लीजिएगा। ये समझ लो एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एक मेराइन ऑर्गेनिज्म है। ये क्या करता है, कंज्यूम करता है 10 mg ऑफ कोपेपोड। कोपेपोड भी एक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मिलने वाला एक हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म है। वो हेट्रोट्रोपिक ये कोपेपोड को ये खाता है, ठीक है। पर डे 10 mg कोपेपोड खाता है एंड 2 mg फेकल मटेरियल पर डे ये रिलीज करता है। फेकल मटेरियल मतलब आप बोल सकते हो कि एक्सक्रीट है, ठीक है। मतलब 10 ग्राम खा रहा है, 2 ग्राम निकल रहा है, 2 ग्राम खा रहा है, 10 ग्राम निकल रहा है। तो और कितना ग्राम वो असिमिलेट कर रहा है अपने अंदर, सिंपल सा क्वेश्चन है। जो बाकी रह गया 2 ग्राम वो खा रहा है, तो बाकी कितना एसिमिलेट कर रहा है, 8 ग्राम। 8 ग्राम वो अपने अंदर एसिमिलेट कर रहा है, तो कितना परसेंटेज हो गया, 80%। तो सिंपल से यहाँ पे आंसर हो जाएगा 80% वो अपने अंदर एसिमिलेट कर रहा है, ठीक है। देन क्या दे, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हाइड्रोथर्मल वेंट के बारे में दिया है, ठीक है। सो पहला क्या दिया है, हाइड्रोथर्मल वेंट्स प्लूम। हाइड्रोथर्मल इवेंट प्लूम्स रिप्रेजेंट कंटिन्यूअस वेंटिंग ऑफ मटेरियल गैसेस एंड मैग्मा। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, जो हाइड्रोथर्मल प्लूम्स होता है, हाइड्रोथर्मल इवेंट प्लूम्स होता है, वो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है कंटिन्यूअस वेंटिंग ऑफ मटेरियल गैस एंड मैग्मा, और नॉन कंटिन्यूअस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट पहले से ही ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। मतलब एपिसोडिक वे में भी हो सकते हैं, ठीक है। द वेंटिंग प्रोसेस कैन बी एपिसोडिक और कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, एपिसोडिक भी हो सकता है। तो ये वाला स्टेटमेंट जो दिया है, हाइड्रोथर्मल इवेंट हमेशा कंटिन्यूस होंगे, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। तो इसी हिसाब से आप देख लीजिए बी, सी और डी जो स्टेटमेंट, ये तीनों स्टेटमेंट सही है विथ रेस्पेक्ट टू द हाइड्रोथर्मल वेंट, ठीक है, हाइड्रोथर्मल इवेंट प्लूम के रेस्पेक्ट में। देन क्या दिया है, कॉलम 1 कॉलम 2 मैच करने के लिए दिया है। ये इस टाइप का जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो ना, आपको क्या करना है कि इमेज को विजुअलाइज करना है। लिटरल जोन आप सर्च करोगे गूगल में, इमेज में जाओगे, कैसा लिटरल जोन दिखता है, फोर्स कैसे दिखता है, रोनल कैसे दिखता है, BERM ब्रिम कैसे दिखता है, ये सब का डिस्क्रिप्शन आप आंसर में से देख लीजिएगा। और क्या करेगा, उसका जो इमेज थोड़ा आप सर्च करके देख लीजिए, ठीक है। मैं ये एक्सप्लेन करूंगा कि लिटरल जोन क्या है, जहाँ पे जोन बिटवीन सीवर्ड बाउंड्री ऑफ लैंडवर्ड वेजिटेशन टू ए पॉइंट इन द सी वेयर द सेडिमेंट इज नॉट डिस्टर्ब्ड। ये आपको तभी पता चलेगा जब आप उसे विजुअलाइज करेंगे, ठीक है। विजुअलाइज कैसे करेंगे, थोड़ा इमेज गूगल सर्च करके इमेज वगैरह थोड़ा देख लीजिए, ठीक है। और नहीं तो बाकी सारे क्वेश्चन में, मैक्सिमम क्वेश्चन में मैं इमेज ऐड कर देता हूँ। ये थोड़ा बहुत आप खुद से ट्राई कीजिए, खुद से देखने के लिए ट्राई कीजिए। उसका जो स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, इसका कैसा दिखता है, इसका कैसा दिखता है। रोनल हमने पढ़ा था कि कोस्टल फीचर है, किसी प्रीवियस ईयर, इसी इसी ईयर का ही प्रीवियस कोई क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, ठीक है। ये थोड़ा आप देख लीजिए। देन क्या है, देन यहाँ पे क्या है, द एक्टिव मार्जिन, रिप्टेड मार्जिन, शेयर्ड मार्जिन, ट्रांसटेंशनल मार्जिन। एक्टिव मार्जिन किसे बोला जाता है, एक्टिव मार्जिन बेसिकली फाउंड टू ऑन द एज ऑफ कॉन्टिनेंट वेयर सबडक्शन ऑकर। मतलब टेक्टोनिक एक्टिविटी जहाँ पे एक्टिव है वहाँ पे एक्टिव मार्जिन उसे बोला जाता है, ठीक है। रिप्टेड मार्जिन क्या है, जहाँ पे कॉन्टिनेंटल रिफ्टिंग हो रहा है, जो कि जो मतलब रिफ्टिंग और रीज,
मिड ओशियनिक रीज, कॉन्टिनेंटल रिफ्ट। ये कैसे होगा? ड्यू टू द डाइवर्जेंस। और रिफ्टिंग मार्जिन कहाँ पे देखने को मिलता है? कॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है। इट इज फॉर्म व्हेन द सेपरेटेड कॉन्टिनेंट ट्रैक मूव परपेंडिकुलर टू द कोस्ट लाइन। ठीक है, कोस्ट लाइन के परपेंडिकुलर मूव करेंगे तो हमें रिफ्टेड मार्जिन देखने को मिलेगा। ठीक है, शियर मार्जिन को, शियर मार्जिन क्या है, ये इस इमेज से आप देख सकते हो कि कॉन्टिनेंटल रिफ्टिंग में क्या होता है कि ये कॉन्टिनेंटल का रिफ्टिंग हो रहा है, ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, पर क्या कर रहा है कि इस वाले जो रीजन का जो वेलोसिटी थोड़ा ज़्यादा है, इस वाले रीजन में कम है, इस हिसाब से क्या होता है कि यहाँ पे स्ट्राइक स्लिप फॉल्टिंग देखने को मिलता है। ठीक है, तो shear margin basically form when the continental breakup is also associated with the strike slip faulting। ये देख सकते हो कि ये एक स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट है, ये एक स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट है। ठीक है, स्ट्राइक स्लिप फॉल्टिंग के साथ अगर एसोसिएटेड होगा तो उसे शियर मार्जिन बोला जाएगा। सेम टू सेम ट्रांसटेंशनल मार्जिन क्या किसे बोला जाता है कि मिडोसनिक रीज में, जैसे जहाँ पे जो स्ट्राइक स्लिप फॉल्टिंग के वजह से एक्सटेंशनल वाले रीजन को हम ट्रांसटेंशनल मार्जिन बोलते हैं, इन कंप्रेशनल रीजन को हम ट्रांसप्रेशनल रीजन बोला जाता है। ठीक है, देन इतना ही था शायद। हाँ, तो हमने 2020 का सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है, एक्सक्लूडिंग द जियो फिजिक्स क्वेश्चन। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।